तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि के सनातन धर्म के खात्मे वाले बयान का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में उदयनिधि और मुख्यमंत्री स्टालिन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। यही नहीं, उदयनिधि के बयान पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ, जिसकी एक तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से आई, जहां बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हनुमान मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारी नारेबाजी के साथ ही सनातन की मौत की कामना करने वाले उदयनिधि की तस्वीर की चप्पल से पिटाई करने के बाद उसे आग के हवाले करते दिखे। दयानिधि के बयान का विरोध जताने के लिए दिल्ली से बीजेपी के कुछ सांसद एक प्रतिनिधि मंडल के साथ तमिलनाडु हाउस पहुंच गए, जहां उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर को विरोध पत्र सौंपा। विरोध की ऐसी आवाज के बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मुंबई पुलिस को शिकायती चिट्ठी लिखी। विरोध करने वालों का दावा है कि उदयनिधि के बयान से उनकी आस्था को चोट पहुंची है और ये बयान हेट स्पीच के दायरे में भी आता है। इसीलिए तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही सियासी घमासान तेज होते देर नहीं लगी और केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाल लिया। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। जाहिर है उदयनिधि के बयान के बहाने निशाने पर विपक्ष का नया गठबंधन आ गया, जिस पर हमले का मौका मिला तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, खासतौर पर कांग्रेस और राहुल के खिलाफ। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जब कहते थे कि अब पाखंड करते हैं तो साबित हो रहा है ना। लेकिन कांग्रेस को उदयनिधि का बयान ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। मलेरिया, डेंगू और कोरोना के उन्मूलन की तरह सनातन के खात्मे पर कांग्रेस के नेता अजीब दलील के साथ सामने आए। कांग्रेस के बड़े नेताओं की पांत में आ चुके केसी वेणुगोपाल वैसी ही दलील के साथ सामने आए, जिसे मुहावरों में चित भी मेरी और पट भी मेरी कहा जाता है। सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव देयर ओन फ्रीडम टू टेल देयर व्यूज। कांग्रेस के ही उदित राज तो इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराते। अगर डीएमके ने इस तरह का बयान दिया है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस तो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करती है। जो कसर बाकी रह गई उसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि के अंदाज में ही पूरा कर दिया। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. चूंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सनातन को जातिवादी बताकर उदयनिधि के बयान के बचाव की कोशिश की, इसलिए संत समाज ने कांग्रेस की इस कोशिश को नकार दिया। संत समाज ने डीएमके नेता से माफी की मांग की और उदयनिधि ने जो कुछ कहा उसे उसी संदर्भ में बताने का दावा करते नजर आए। जाति उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था, वो सनातन उन्मूलन प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है। ज्यादातर साधु संत विपक्ष के नए गठबंधन के अहम घटक दल के बड़े नेता के बयान से गुस्से में दिखे। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। कुछ ऐसी ही राय जूनियर स्टालिन के बयान पर वाराणसी, अयोध्या से लेकर उडुपी तक के संत समाज से सुनाई पड़ी। इस बीच इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी और इसके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उदयनिधि को केरल का मंत्री बताते हुए न केवल उनका बचाव किया बल्कि बीजेपी के रुख पर भी सवाल खड़े किए। जब भारतीय जनता पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं, इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो इस आशय में
अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है तो भारतीय जनता पार्टी उधर क्यों हो रहा है? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ का फंड जारी किया है। 3 लाख से ज्यादा कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कांग्रेस 7 सितंबर को देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाएगी। इस दौरान सभी जिलों में 722 जगहों पर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कल दिल्ली में कांग्रेस स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक बुलाई है। बैठक में संसद के विशेष सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल की 1-1 और त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा और उपचुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। G20 सम्मेलन की तैयारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर। G20 समिट के दौरान दिल्ली मेट्रो के 39 स्टेशन के 67 गेट बंद करने के आदेश को वापस ले लिया गया है। दिल्ली मेट्रो के लिए नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर ही यात्रियों की एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी और बाकी के मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए खुले रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वीवीआईपी रूट और मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट थोड़े समय के लिए रोकी जा सकती है। वहीं 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में मेट्रो अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती रहेगी, यानी मेट्रो के किसी भी रूट को बंद नहीं किया जाएगा। टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंट्री एग्जिट जो मूवमेंट्स का रहता है, वो हम लोग जो सुरक्षा जो नियम होते हैं उनकी पालना करते हुए डिले हो सकता है एग्जिट एंट्री का। ये सोचना कि पूरी तरह से कोई मेट्रो स्टेशन बंद है प्रगति मैदान के अलावा, वो सही नहीं है। आपको बताते हैं कि 3 दिनों तक दिल्ली मेट्रो के कौन-कौन से स्टेशन पर एंट्री एग्जिट में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट के दौरान इन स्टेशन के गेट जरूरत के मुताबिक खुलेंगे और बंद होंगे। सबसे पहले मोतीबाग मेट्रो स्टेशन के दोनों गेट समय पर बंद किए जाएंगे, यानी जिस समय वीआईपी कारगेट निकलेगा उस समय एंट्री और एग्जिट गेट थोड़ी देर के लिए बंद किए जाएंगे। जब तक दूसरा कारगेट आएगा तब तक ट्रैफिक को पास कराया जाएगा। बीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन के तीनों गेट पर भी एंट्री एग्जिट में देरी हो सकती है। मुनीरका मेट्रो स्टेशन के भी तीनों गेट्स पर आवाजाही थोड़े समय के लिए बाधित रह सकती है। आरकेपुरम मेट्रो स्टेशन के 5 गेट से लोगों को एंट्री एग्जिट में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आईआईटी मेट्रो स्टेशन के भी तीनों गेट समय पर बंद किए जाएंगे। सदर बाजार कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन पर भी आवाजाही थोड़े समय के लिए बाधित रह सकती है। G20 के लिए हिंदुस्तान आने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए सड़क से होटल तक सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो ने भी विदेशी मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए हैं। इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने विदेशी मेहमानों को टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की सौगात दी है। ये कार्ड दिल्ली दर्शन के इच्छुक विदेशी मेहमान खरीद सकते हैं। G20 के प्रतिनिधि मंडल और विदेशी पर्यटक इसे चुनिंदा मेट्रो स्टेशन से खरीद सकते हैं। टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड को 13 सितंबर तक खरीदा जा सकेगा। इसके लिए 36 मेट्रो स्टेशन पर विशेष काउंटर बनाए गए हैं। टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड 2 तरह के होंगे। पहला कार्ड 1 दिन के लिए मान्य होगा, जबकि दूसरा कार्ड 3 दिन के लिए मान्य होगा। 1 दिन के लिए मान्यता वाला टूरिस्ट कार्ड 200 रुपए का होगा, जबकि 3 दिन की मान्यता वाला कार्ड 500 रुपए का होगा। इसमें 50 रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस भी शामिल है। टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड के जरिए पर्यटक दिल्ली मेट्रो ट्रेन में कहीं भी कितनी भी बार आ और जा सकते हैं। Zee News।